हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में होता है क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे आने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलिए, कल हमने कूलॉम्स लॉ देखा था। कूलॉम्स लॉ क्या कहता था हमारा, पहले हम कूलॉम्स उस पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है हमारे प्लस प्लस क्यू, और हम जानते हैं कि अगर ये चार्ज है और मान लीजिए चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा कोई आसपास, अगर मैंने कोई और चार्ज लिया, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज लिया Q1, और मान लीजिए इसका भी इसकी दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों के चार्जेस सेम हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण क्या होगा कि अरे इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, F1 मान लीजिए फोर्स। इसी तरीके से अगर मैं कोई और चार्ज ले लूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और चार्ज लिया मैंने, वही चार्ज है मान लीजिए Q2 और ये नेगेटिव है, तो मैं जानता हूँ अगर मैं इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बनाऊँ इस तरीके से, तो मैं जानता हूँ इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। फोर्स ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव चार्ज थे दोनों, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, और इधर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में, है ना। तो और हम जानते हैं ये फोर्स कितना कितना होगा, मान लीजिए आर डिस्टेंस थी इधर, तो हम जानते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, होगा Q1/r², इस तरीके से होगा। इस तरीके से मान लीजिए अगर ये बीच की डिस्टेंस s है यहाँ पे, तो ये F2 अगर है, ये फोर्स का F2 माना, तो F2 जो है वन कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू Q2/s²। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और चार्ज ले लूँ, यहाँ पे कोई चार्ज ले लूँ, यहाँ पे कोई चार्ज ले लूँ, यहाँ पे कोई चार्ज ले लूँ, तो हमने ये तो सीख लिया कि जैसे अगर मैं कोई चार्ज मिलता है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और मैं उसको लाइन बनाऊँ, कोई ना कोई डिस्टेंस पे होगा वो, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज किसी एक चार्ज है, और पहली चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताई, चार्ज क्यू, ये वाला क्यू जो चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज का ना मैग्नीट्यूड हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए बहुत ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस क्यू है, ये बाकी सब चार्जेस पे भी फोर्स लगा रहा है और बाकी सारे जो आसपास के चार्जेस हैं वो इस पर फोर्स लगाएंगे। तो हमने प्लस क्यू को, इस प्लस क्यू चार्ज को हमने इतना ज़्यादा ले लिया कि अगर कोई और चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा भी तो इस पे इतना इफेक्ट शो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ होती है, अर्थ पे हम फोर्स लगाते हैं, अर्थ हम पे भी फोर्स लगाती है, बट अर्थ का साइज ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है, तो उस वजह से हम जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ पे कोई इतना बड़ा इफेक्ट उस पर शो बिल्कुल नहीं हो पाता, लगभग नेग्लिजिबल होता है। इसी तरीके से क्यू का हमने इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड लिया उसके चार्ज का कि Q1 या Q2 या कोई भी आसपास छोटे चार्जेस हैं जिन्हें हम पॉइंट चार्जेस भी बोलते हैं, तो उनका कोई इफेक्ट उस पर शो नहीं होगा। चलिए, अब क्यू अपने आसपास हम इतना तो समझ चुके हैं कि क्यू के आसपास कोई भी आसपास चार्ज आएगा, अगर क्यू के, अगर मैं यहाँ पे क्यू दोबारा बना दूँ इधर इस तरीके से, तो मैं जानता हूँ क्यू के आसपास कोई भी इधर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज आता है तो क्यू क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, फोर्स लगाएगा बट कोई जो जिस डिस्टेंस पे होगा उसके इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो आसपास की सराउंडिंग है किसी भी चार्ज के, जिस पे वो अपना इफेक्ट शो करता है, और आसपास इस सराउंडिंग को ही जिस पे वो अपना इफेक्ट शो कर देता है और इस एक प्रॉपर्टी शो करता है जिसमें वो अपना फोर्स अप्लाई करता है, उसी इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, या इस सराउंडिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फोर्स दोनों तरीके का लगा सकता है, अगर सेम पोलैरिटी है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और अपोजिट पोलैरिटी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसी तरीके से अगर हम डेफिनेशन पे आए, तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पाए तो हम जानते, देखिए डेफिनेशन क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड An electric field is the physical field that surrounds electrical charge particle and exert force on all other charged particles in the field, either attracting or repelling them। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया आपको। तो जो मैंने आपको अभी समझाया वही चीज़ डेफिनेशन में, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है फिजिकली फील्ड होती है जो किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल आसपास होती है और वो फोर्स लगाती है बाकी के चार्ज पार्टिकल पे उस फील्ड में। वो फोर्स जो है अट्रैक्टिंग भी हो सकता है और रिपेलिंग भी हो सकता है। ये एक चीज़ समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक चार्ज, उसके आसपास की उसकी सराउंडिंग जिसमें वो अपना इफेक्ट शो करता है और फोर्स अप्लाई कर सकता है, ये सब। चलिए, ये चीज़ आपकी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो
कोई भी चार्ज है वो कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, ये हम कह सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब हम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि जिस जिस एरिया में ये जिस जिस जहाँ तक वो जिस सराउंडिंग तक वो फोर्स लगा रहा है उस एरिया को, उस सराउंडिंग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ तक फोर्स लगाएगा कोई भी फोर्स, कोई भी चार्ज कहाँ तक फोर्स लगा सकता है, ये क्वेश्चन अपने आप में डेवलप होता है। तो हम ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं फॉर्मूले पे आऊँ, अगर मैं जानता हूँ कि हमारे पास जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, जो हमने अभी कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है, तो क्या होता है अगर मैं इस फॉर्मूले पे आऊँ, जैसे ये लिखा है एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। मैं जानता हूँ कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स इस तरीके से होता है और r पे डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा दूरी है फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम है, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि किस टाइम तक, मतलब कौन सी है, मुझे ये जानना है, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि फोर्स कहाँ तक कोई भी चार्ज अपने, अगर ये कोई चार्ज है मेरे आसपास और मुझे ये पता लगाना है कि कहाँ तक फोर्स लगाएगा, मतलब ऐसी कौन सी बाउंड्री है ये कहाँ तक फोर्स लगाएगा, मुझे ये जानना है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक टाइम तक इसका फोर्स वीक भी तो होगा, या फिर एक हम कह सकते हैं किसी एक ऐसा पॉइंट पे तो आएगा जहाँ पे इसका फोर्स जीरो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट को पास में लेकर आते हैं तो वो फोर्स लगाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो फोर्स लगाना बंद हो जाता है। तो कोई ना कोई एक बाउंड्री होगी, कोई ना कोई बाउंडेशन होगी कि हाँ इस एरिया तक वो इस, मतलब कह सकते हैं इतने एरिया में या इतने, या कह सकते हैं इतनी बाउंड्री में वो ही फोर्स लगा सकता है। तो वो बाउंड्री को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको। तो हम इतना तो जानते हैं कि एरिया आर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए चार्ज है, दूसरा चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस आर होती थी। तो मैं जानता हूँ कि अगर मुझे फोर्स जीरो करना है, अगर मुझे फोर्स जीरो बनाना है, सीधी सी बात है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी की सराउंडिंग से बाहर निकल के, जिसको अभी हम डिफाइन करने वाले हैं, तो वो उसका ऊपर फोर्स जीरो लगेगा। अगर फोर्स जीरो लग रहा है इसका मतलब उसकी सराउंडिंग से बाहर है। तो ये चीज़ जीरो कब होगी, आप खुद समझिए। देखिए ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹ ठीक है। और फॉर द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अगर स्पेस आपका स्पेस वैक्यूम है या एयर है तो 9 × 10⁻⁹ होता है। और Q1 भी कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, इसी तरीके से Q2 भी कुछ ना कुछ होगा। बट R जो है, आपकी जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस R की जगह, समझने वाली चीज़ है, अगर मैं इस R की जगह इन्फिनिटी कर दूं, डिस्टेंस क्या कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, तो मैं जानता हूं 1/∞। किसी भी चीज़ के अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, 1/∞, आप सब जानते हो क्या होता है, जीरो होता है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो 1/∞, क्योंकि जीरो होता है, तो मैं इतने ये चीज़ डिफाइन करी यहाँ से, इसका मतलब ये निकल के आया कि कोई भी चार्ज, किसी भी कौन से चार्ज पे फोर्स जीरो लगाएगा, जब वो कोई चार्ज उससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो हम कह सकते हैं कि वो उस पर फोर्स अप्लाई जीरो करेगा, जब कोई चार्ज किसी चार्ज पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो हमने इससे ये चीज़, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई चार्ज कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट मतलब कह सकते हैं इन्फिनिटी तक उसकी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटेंड हो सकती है। तो हमने ये चीज़ सीखी यहाँ से कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो अपने आसपास एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसको अपना इफेक्ट शो करता है, और वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरी उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा इतने में। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई इसमें आगे का और कुछ ऐसा है नहीं। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। एक बात याद रखनी है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों के दोनों अलग टॉपिक हैं। वो बात अलग है, कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपके लगभग सेम दे देते हैं, खासकर न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर हम आते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, ठीक, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी होती होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन से पहले हम क्या समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई चार्ज है इस तरीके से, फिर से हम चार्ज पे आ जाते हैं, प्लस क्यू चार्ज है, और हम जानते हैं कि सीधी सी बात है कि ये चार्ज है, उसने कोई दूसरा चार्ज है यहाँ पे 2 कूलम का, और हम जानते हैं कि ये इस पे अगर हम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बनाए यहाँ पे इस तरीके से, उसके बीच की डिस्टेंस हमने वही आर ले ली, तो हम जानते हैं अगर इसका मैं फोर्स निकालूँ यहाँ पे, जो कि फोर्स आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। मैं अपने आसानी के लिए मैं एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ बार बार,
क्योंकि ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं 2 कॉलम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये आएगा फोर्स कॉलम्स लॉ से। मैं बार बार इसे वेक्टर नोटेशन में नहीं लिख रहा हूँ, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे चार्ज की बात करूँ, अगर मैं प्लस क्यू लिया और मैंने अब क्या करा, अब मैंने 3 कॉलम चार्ज ले लिया और मैंने फिर इसमें एक लाइन ऑफ जॉइनिंग बनाई और अब भी डिस्टेंस मैंने आर ही रखी और मैं अब इसका फोर्स निकालूं तो मैंने क्या देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब कितना फोर्स आया, क्यू और आपका 3 कॉलम अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा, है ना। तो अब क्या बात हुई, अब क्या चीज़ समझने लायक है कि देखिए ये भी फोर्स आया, एक फोर्स ये आया। अगर मैं क्या करूं, मैंने अगर क्या एक इसको थोड़ा सा इन दोनों फोर्सेस को, ये F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों फोर्सेस को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके लिख लिया, बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख लिया। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इसमें Q1 लिखा, Q अपॉन आर स्क्वायर लिखा और मल्टीप्लाई में 2 कॉलम लिख लिया, है ना। कोई इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बस मैंने थोड़ा सा इसको अलग करके लिख लिया, इसमें 2 कॉलम। इसी तरीके से मैंने इसमें क्या करा, ये F2 वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और मैंने अब क्या करा, 3 कॉलम लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे 3 कॉलम लिख दिया। अब देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों फोर्सेस में, इसी तरीके से अगर मैं एक और ले लेता हूँ, एक और का एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और लिया, मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 कॉलम ले लिया और डिस्टेंस अब भी मैंने आर ही रखी है। अभी बताऊंगा मैं डिस्टेंस बार बार आर ही क्यों ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो F3 आएगा तो ये वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ अभी इससे समझ में आएगा आपको, 5 कॉलम अपॉन आर स्क्वायर और F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 5 कॉलम, इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो तीनों में ये पार्ट जो है ये सब में कॉमन आ रहा है, ये और इसमें भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 फोर्सेस हैं और इसमें 2 कॉलम आ रहा है, इसमें 3 कॉलम, इसमें 5 कॉलम, बट इसमें ये पार्ट जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 5 की जगह 6 ले लूँ तो मैं इतना तो जानता हूँ कि ये प्लस क्यू तो सेम है और ये आर जो है डिस्टेंस है। तो मैंने क्या करा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आगे भी फोर्सेस बढ़ाता जाऊंगा तो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने सर्किल करा है ये पार्ट हमेशा सेम आएगा। और मैंने ये चीज़ भी देख ली कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है, साथ साथ पे किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है। आर का मतलब क्या हो रहा है, चार्ज के अराउंड स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, किस जगह पे है, इधर आर है, इधर है, किधर है। तो ये आर उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आर को मैंने इसको एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी और उसका नाम रखा ई वेक्टर, जिसका मैंने बाद में नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी मैंने कॉमन पार्ट आ रहा था और जो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, लोकेशन पे डिपेंड कर रहा था, स्पेस के, आर पे डिपेंड कर रहा है। क्यू एक चार्ज है जिसके आसपास कोई ना कोई डिस्टेंस पे, ये मतलब आर पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है कि जिस चार्ज ने फील्ड बनाई है अपने आसपास। तो आर पे डिपेंड कर रहा था, क्यू पे डिपेंड कर रहा था। मैंने इस क्वांटिटी को नया टर्म दे दिया, नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी इसका, और इसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मैंने इसको ई वेक्टर से इसको लिखा और मैंने यहाँ से देखा कि ई वेक्टर कितना आया हमारा, ई वेक्टर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी जगह ई लिख दूं, एफ इस पूरे की जगह जो सर्किल में लगा इसकी जगह मैं ई लिख दूं तो मैं जानता हूँ एफ वेक्टर हो जाएगा 5 कॉलम की जगह भी अगर मैं कोई चार्ज कर दूं, चार्ज ही तो है, तो ये एफ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, एक हमारे पास नया एक्सप्रेशन ड्राइव।
अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे आऊँ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे आऊँ, ई वेक्टर इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन की बात करूँ मैं, तो अगर आप ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि अगर कोई चार्ज q है, इस तरीके से कोई चार्ज q है, और उस वो चार्ज q है उसको अपने आसपास कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, तो वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे अगर मैं एग्जांपल पे थोड़ा सा इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इसी इसी एक्सप्रेशन को हम समझेंगे अभी क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई चार्ज है आपके पास पॉजिटिव q, ये q ले लिया हमने, q चार्ज है, और ठीक है इस तरीके से, और सिर्फ q लिया, पॉजिटिव q बात तो एक ही है, तो q चार्ज है, और मान लीजिए r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया p पॉइंट है, तो इस q चार्ज की वजह से इस p पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा ये 1/4πε0 q/r। बात समझ में आई नहीं है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है और वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो उस चार्ज के आसपास किसी भी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसको उसको हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, इक्वल टू 1/4πε0 q/r², और उस पॉइंट पे बनने वाली फील्ड को हम ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों अलग अलग टर्म होते हैं, बट बुक्स में ज़्यादातर एक खासकर मैंने बताया न्यूमेरिकल पोर्शन है सेम तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन वो हमेशा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। उसके पीछे वजह ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम यूनिट निकाल सकते हैं, हम इसका क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी है हमारे पास, हम इसका आपका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना ही कोई एक्सप्रेशन है। वो एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, इसका मतलब कोई आसपास की सराउंडिंग है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर मैं इधर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालना चाहूँ एस आई, तो यहाँ से मैं जानता हूँ ई वेक्टर कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई मैं जानता हूँ, तो यहाँ से एफ वेक्टर अपॉन कोलाम हो जाएगा। तो एफ वेक्टर का होता है मैं जानता हूँ न्यूटन, और कलाम होती है उसकी होती है कोलाम, तो कोलाम इनवर्स, तो न्यूटन की एस आई यूनिट ऑफ ई वेक्टर क्या हो गई, न्यूटन कोलाम इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी एसआई यूनिट भी हमने यहाँ पे निकाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है एक्चुअल में। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लाया गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम डेफिनेशन यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन पे आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है एक्चुअली में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा पाथ होता है जिस पाथ का हर एक पॉइंट, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देख लें, तो अपने आप, जैसे मैं अगर इतना तो आपको पता ही, जैसे पॉजिटिव चार्ज कहीं पे है, तो हम जानते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी भी ये होती है कि जब पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ओरिजिनेट होंगी, इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी, हमेशा इस तरीके से ही ओरिजिनेट होंगी, और हमेशा नेगेटिव चार्ज में एंड होंगी। स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होंगी और एंड किस में होंगी, नेगेटिव चार्ज में। पहली प्रॉपर्टी भी है। अगर हम प्रॉपर्टीज भी देख लें इसी तरीके से, अगर हम पहले प्रॉपर्टीज देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप समझ में आ जाएंगी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली पाथ है इस तरीके का। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी ना, फ्री चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, ये भी आप देख सकते हैं, कोई भी ब्रेक नहीं है बीच में, ये कंटिन्यूअस कर्व है। अच्छा, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कि दो फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। मेरी क्रॉस कर रही है, मैंने ढंग से बनाई नहीं है, बट एक्चुअल जो फील्ड लाइंस होती है वो कभी क्रॉस नहीं होती है। मैं उसके पीछे रीजन भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, और इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई इस तरीके से आ गई, इसी तरीके से एक फील्ड लाइन इधर से गई इधर आ गई। अब मेरा कहने का मतलब है कोई भी दो फील्ड लाइन आपस में नहीं टकराएंगी। नहीं टकराने का मतलब ये, मान लो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और इस तरीके से टकराते हुए इधर आ गई। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा, उसके पीछे का रीज़न बताते हैं आपको। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, इस रीज़न को बताने से पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट पे, अगर मुझे किसी पॉइंट पे इस तरीके से, किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, या आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगर मुझे चेक करनी, किसी पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ, इस पे या कहीं पे भी है। या फिर मान लो मुझे यहाँ कहीं चेक करनी है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लो। अगर मुझे यहाँ कहीं बना चेक करना है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे आ जाओ इस तरीके से, ढंग से टच नहीं हो रही इधर से। तो मुझे अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इधर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। क्या है ये? टेंजेंट है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इस पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है तो मैं यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, बड़े मजे से। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इधर उम्मीद आप जल्द बात तो समझ ही गए होंगे। चलिए, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस पॉइंट पे भी आराम से हम बता सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे चेक करनी है तो मैं यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, इस पॉइंट में। अब हमें भी कोई भी अगर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बनानी है, वो पॉइंट बनाओ, फट से टेंजेंट खींचो, जो टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए अब समझते हैं। अब समझने वाली चीज ये आती है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका टेंजेंट तो है, लेकिन ये चीज समझने वाली होती है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, दो फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस क्यों नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, ये चीज समझते हैं। इसके पीछे मैंने टेंजेंट इसलिए समझाया था आपको, ताकि थोड़ा वो आसानी समझ में आ जाए आपको। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मैं तो जानते थे, पॉजिटिव से गई नेगेटिव में गई है, पॉजिटिव से स्टार्ट एंड होती है नेगेटिव में। अगर मान लीजिए कोई दो चार्ज, मान लेते हैं कि मान लो कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टकरा गई आपस में, तो अगर ये एक पॉइंट पे तो टकराएंगी, अगर दो लाइन आपस में टकराएंगी तो एक पॉइंट पे तो टकराएंगी। अब इस पर टेंजेंट बनाओ इस पॉइंट पे, एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। अब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गए, वो भी दो अलग अलग डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गए, क्योंकि दो टेंजेंट बने ना, एक इसकी, एक इस वाले कर्व से, एक इस वाली लाइन से, एक उस वाली लाइन से। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बने, दो टेंजेंट का मतलब है दो डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज लूप का तो मतलब इस तरीके से मान लीजिए ये इस तरीके से क्लोज्ड है, बट यहाँ पे बीच में हमारे पॉजिटिव चार्ज हो, ये नेगेटिव चार्ज आ जा रही है, तो ये क्लोज लूप कब बन पा रहा है? ये अंदर का हमें अंदर का पता कोई है कुछ, तो क्लोज लूप नहीं बन पा रहा। ठीक है, चलिए, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी कम है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस always normal to the conductor, surface of the conductor। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारे पास, इसका मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको इस तरीके से। मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारे पास, इस तरीके से कंडक्टर मतलब कोई भी इस तरीके से एक बॉडी है, कोई कंडक्ट कर सकती है। कंडक्टर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है, चलिए इस तरीके से नहीं लेके हम कोई और सा ले लेते हैं ताकि थोड़ा आपको आसानी समझ में आए। हमने क्या करा, हमने इस तरीके से एक सिलेंडर ले लिया, ये कंडक्टर है। अब ये सिलेंडर कुछ भी हो सकता है, आपको कोई वायर भी हो सकता है, और हम क्योंकि कंडक्टर इसमें चार्जेस होंगे फ्री, इस तरीके से। अब मैंने आपको ये लास्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही, इस तरीके से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों होंगी, परपेंडिकुलर, नॉर्मल क्यों होंगी। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है,
कभी ऐसे भी नहीं होंगे थोड़ा स्लैंट इस तरीके से एंगल बना, तो हमेशा ऐसा क्यों नहीं होंगी, ये बताना चाह रहा हूँ, हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों होंगी, ये समझना है। तो इसको समझने के लिए क्या करिए, आप मान लीजिए जैसे ये इस तरबीर इस डायरेक्शन में हमेशा इसके नॉर्मल होगी, इसके पीछे रीज़न समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा रीज़न है कि मान लेते हैं हम, हमसे जो काम नहीं हो पाता, जो हो नहीं पाता, हमको मान लेते हैं एक बार, जैसे हमने मान के देखा था, मान लेते हैं कि थोड़ा सा ये इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले, मान लो तो क्या हुआ, इधर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, थोड़ी सी, पहले इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गई, हाँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो सीधी सी बात है, अगर इधर टेढ़ी हो सकती है तो यहाँ से भी तो टेढ़ी हो सकती है इस डायरेक्शन में, अगर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब अगर यहाँ पे से थोड़ी स्लैंट हो रही है, यहाँ पे अगर थोड़ी स्लैंट हो गई तो इधर भी थोड़ी स्लैंट हो सकती है। और दो स्लैंट होने का मतलब, जैसे दो लाइनें स्लैंट होंगी, मतलब परपेंडिकुलर ना होने का मतलब है वो, परपेंडिकुलर से क्या फायदा होता है, सारी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नॉन पैरेलल है, तो इसका मतलब नॉन नॉर्मली नॉन परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब ये हुआ वो पैरेलल कभी नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी, और पैरेलल नहीं होने का मतलब कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो लाइंस मिलेंगी, और अगर किसी पॉइंट पे मिल गई तो वो पुराना वाला कि वो दो पॉइंट, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दो टेंजेंट बनेंगे और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमेशा आपके जो कंडक्टर के जो होते हैं वो हमेशा जो लाइंस होती हैं वो नॉर्मल होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से ही लिंक था। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आते हैं हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ के आऊँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली बहुत इजी सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर मैं डेफिनेशन पे आऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं इस तरीके से, माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, ठीक है? और देखिए दोनों चार्जेस जो है ना, ये एक लाइन से, एक डिस्टेंस से कनेक्ट हुए हुए हैं, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली 2 है, ठीक है? और क्या करा मैंने, ये दो चार्जेस हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के माइनस, बट इनकी पोलैरिटी चेंज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2 है। अगर 2 है तो मान लो अगर ये इस डाइपोल इस लाइन का अगर ये मिड पॉइंट है, तो और मैं इसको ओ मान लूँ, तो देखिए ये डिस्टेंस ए हो गई और ये भी डिस्टेंस ए हो गई। तो इसमें के एक सिस्टम को, इसमें के ही एक सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर मैं इससे डेफिनेशन लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा? द सिस्टम of two charges separating मतलब अलग अलग, separating by a small distance, अच्छा यहाँ पे पॉइंट बोलिए, टू इक्वल एंड अपोजिट, है ना? इक्वल भी है और अपोजिट भी है। सेपरेटिंग बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नेगेटिव और सेम, मतलब सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि छोटी सी, अच्छा ये सेपरेटिंग बाय स्मॉल डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये टू वे डिस्टेंस वैसे तो बहुत बड़ी लग रही है, बट ये एक्चुअल में जो होती है बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हुए हुए हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। और इस जिस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ द डाइपोल, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ द डाइपोल। और ये पूरी लेंथ जो कि 2a है, ये है हमारी लेंथ ऑफ द डाइपोल बोलते हैं इसे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए ये तो अच्छा, अब साथ साथ में एक चीज और देखिए, हाँ एक चीज और, कि इस डाइपोल की का एक डायरेक्शन भी होता है। डाइपोल की एक डायरेक्शन भी होती है, मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ डायरेक्शन बताना चाहूँ, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होती है
वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री में बिल्कुल अपोजिट होता है, अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं तो कुछ जगहों पर केमिस्ट्री में नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इसमें थोड़ा सा आप याद रखिएगा, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएटेड एक क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं इसके बाद, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम पी वेक्टर से लिखते हैं। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप इस क्वांटिटी को खुद अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, Q इंटू 2A। ठीक है, Q इंटू 2A। अब आप कहोगे सर ये Q जो है और ये 2A जो है, ये दोनों तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, और स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है, खास करके डॉट प्रोडक्ट, वो भी एक क्या कहते हैं स्केलर ही होता है। तो ये वेक्टर कैसे बनी? यहाँ पे जो ये 2A होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आता है अपने आप में कि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो मैं यहाँ पे ये याद रखिएगा, क्रॉस नहीं है, डॉट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। आपने पढ़ा होगा 11 में क्रॉस प्रोडक्ट मोशन है प्लेन में, तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ कि डॉट ही प्रोडक्ट है, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये ऐसा क्यों है, तो देखिए मैं बताता हूँ, ये जो 2A है ना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। क्या नाम है इसका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। अभी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, 10th आपने पढ़ के तो आए हो, लेकिन याद नहीं होगा, हो सकता है याद हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से, जस्ट फॉर एग्जांपल दो सेट ऑफ चार्जेस हैं, इस तरीके से मैं इस तरीके से बनाता हूँ, प्लस क्यू और नहीं, प्लस क्यू नहीं, प्लस माइनस क्यू आता है, माइनस क्यू और एक चार्जेस है प्लस क्यू का, ये एक डाइपोल है। इस तरीके से ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है। अगर मैं इसको एक कार्टेशियन प्लेन में या एक्स वाई एक्सिस में इस तरीके से डिनोट करूँ, तो मैं जानता हूँ, ये आपने पढ़ा भी तो कॉलम्स लो में इस तरीके से, तो उस टाइम ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही माना जाता था ये वाले को। तो ये, और उसकी डिस्टेंस 2A है, तो यहाँ पे ये जो होगा एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो ये एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको बिहेव करेंगे। और 2A वेक्टर जो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और चार्ज का जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वो एक भी वो वेक्टर की क्वांटिटी होगा, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हमें कोई चार्ज लिया हमने, उस चार्ज की हमने उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी, जो जो क्वांटिटी आई वो डाइपोल मोमेंट आई। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, इस डाइपोल की वजह से कुछ हमारे पास कैसे कैसी ये फील्ड बनाती है, ये कैसे कैसी कह सकते हैं कि हम कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है। और हम दो कंडीशंस देखेंगे कि एक एक्सियल पॉइंट कहते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, अभी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइपोल है हमारे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से, और इनको सेपरेट करने वाली डिस्टेंस जो है वो है 2A। और मान लीजिए एक्सेल का मतलब है इसी लाइन के साथ साथ आगे एक पॉइंट है जिसका मैंने कुछ नाम ना, पॉइंट P है, और ये इसका सेंटर ऑफ डाइपोल है जो कि O है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल की भी अपनी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएगी, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल की वजह से कितनी होगी, वो हम पता लगाना है। तो कैसे होगा, तो समझ लीजिए, बहुत आसान सी चीज़ है। हम जानते हैं कि ये माइनस क्यू की वजह से जो या हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। और हम जानते हैं, देखिए माइनस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर थी क्यू से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और क्यू था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए अब आते हैं इधर, देखिए मान लीजिए ये माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस माइनस क्यू की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रही होगी इस पी पॉइंट पे, तो कितनी जा रही होगी, सीधी सी बात, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में जा रही होगी,
है ना। अच्छा एक चीज़ और, इस ओ से पी तक की डिस्टेंस भी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इस ओ से पी तक की डिस्टेंस हमने मान ली एक्स, तो काम आएगी बताएंगे कहाँ पे। और क्यू से पी की तरफ जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वन, तो हमने ई वन मान लिया। माइनस क्यू की वजह से पी की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में होगी। इसी तरीके से प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में होगी, जो फोर्स है ना। और ये मान लिया हमने ई टू है। तो ध्यान से देखने वाली बात है, अगर मुझे ई वन निकालना है, अगर मुझे ई वन निकालना है तो ई वन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और देखिए क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी, अगर ध्यान से देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी एक्स है, या सॉरी यहाँ से यहाँ तक पूरी टू, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और ये ए टू ए, ये ए तो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो क्यू से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी, ए प्लस एक्स। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं ई टू निकालूँ यहाँ पे वन अपॉन, अच्छा हाँ वही एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ, तो बीच में हमने क्या माना है कि कोई वैक्यूम या एयर ही, तो यहाँ पे भी क्या है क्यू अपॉन, यहाँ पे क्यू और पी की दूरी लेनी है। क्यू और पी की दूरी कितनी होगी, एक्स में से अगर मैं देखिए पूरी ये एक्स में से अगर मैं ये ए वाली डिस्टेंस माइनस कर दूँ, पूरे एक्स में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में मैं अगर ए वाली डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो ये तो बचेगा, तो मैं माइनस ही कर देता हूँ। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा अब हमें इस पे रिजल्टेंट निकालनी, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चाहे तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बात वही बैठेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ई, यहाँ पे ई वन है, यहाँ पे ई टू है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ज़्यादा होगी, किसकी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं क्योंकि प्लस क्यू चार्ज करीब में है इस पॉइंट के, तो प्लस क्यू से जो कि ई टू थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि जो चार्ज करीब में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जानते हैं ना कि कम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और ज़्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो ई टू जो है आपकी ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में ई वन से। इसी तरीके से अगर मुझे इस पर टोटल निकालनी है तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ई टू माइनस ई वन निकाला मैंने। तो मैंने क्या करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब इसमें से 1/4 पाई जो कॉमन आ रहा है हमने कॉमन ले लिया, हमने देखा क्या कॉमन आ रहा है इसमें, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ ही रहा है इसमें, और यहाँ पे अंदर क्या बचा 1/x माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का स्क्वायर। और इस तरीके से हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे x प्लस ए का स्क्वायर माइनस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर और x प्लस ए का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है। चलिए राइटिंग थोड़ी सी मेरी ज़्यादा ख़राब है, उस पर थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, बाकी आप जज्बातों को समझ सकते हैं तो तीन गंदी नहीं वैसे। चलिए अब यहाँ पे आप वही x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है फॉर्मूला ये वाला, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ए माइनस बी यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे आप इसमें यहाँ लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो ये आपका इस तरीके से एक्स प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से आप ये आराम से लगा सकते हैं। हाँ नीचे क्या करेंगे, नीचे ना एक काम करते हैं हम, नीचे ना दोनों पे स्क्वायर है तो हम ना एक ही बार लगा लेते हैं इस पे स्क्वायर, पूरे का एक ही बार स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इससे फ़ायदा दिख गया होगा, बहुत फ़ायदा होगा, देखिए कितना फ़ायदा होगा। यहाँ तो हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये ए से ए ख़त्म। अच्छा यहाँ पे तो देखिए बाहर माइनस है तो थोड़ा समझिए ज़रा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ तो हो जाएगा 2x इंटू, अब देखिए जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए 2a आ जाएगा, और नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी फिर लग गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये तो समझ में आ गया होगा आपको।
उसके बाद ये चेंज करता चला तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन बना। क्या था ये, E2 माइनस E1। इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये हमारा आ गया। हम देखें, अगर हम इसे ध्यान से देखना चाहें तो हम जानते हैं ये क्या आ सकता है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पे जो 2a होता है, जो 2a होता है, ध्यान समझिए, ये 2a और q का जो प्रोडक्ट होता है, 2a और q का जो प्रोडक्ट होता है, वो हम जानते हैं कि qa और इसको 2a को अगर हम साथ में लिख लें तो ये p के बराबर आ जाएगा, है ना। और एक चीज़ और समझिए, qa और 2a का वेक्टर, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको तोड़ के लिख लें q, ठीक है, 2a और 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऐसे लिख के क्या फ़ायदा होगा, ऐसे लिख के ये होगा कि मैं इसकी जगह p लिख सकता हूँ, और अगर मैं इसकी जगह p लिख सकता हूँ, देखिए इसकी जगह जो कि मैं लिखूंगा अभी p 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, वो ये समझने वाली है कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होती है, ये जो ए होता है, ए क्या था, ए हमारी बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ये जो दो चार्जेस, अगर हम डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल बेसिकली होता क्या, अगर मैं डाइपोल पे थोड़ा सा आऊँ तो डाइपोल आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि डाइपोल जो होता है वो ऐसा होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेंटर ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं किसी वक्त पे, किसी ऐसा टाइम आता है जिसको दोनों चार्ज, वो कहते हैं सेंटर ऑफ चार्जेस जो होते हैं कोइंसाइड नहीं करते हैं, उस वजह से उनके बीच में डिस्टेंस आने की वजह से सेंटर ऑफ चार्जेस के बीच में डाइपोल डेवलप हो जाता है। बट उन दोनों चार्जेस जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू जो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। और सबसे बड़े की बात यहाँ पे ये, हमने डिस्टेंस कितनी ली थी, 2a। यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या डिस्टेंस हमने लिए, एक मतलब 2a की भी जो छोटी डिस्टेंस थी उसके भी बहुत छोटी, और फिर हम जानते हैं कि उसकी भी स्क्वायर की पावर एक और स्क्वायर मतलब पावर 4 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं जब कोई छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर ही पावर बढ़ाते हैं तो उसकी और वो छोटी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये ए की जो स्क्वायर होगा बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जो ए की पावर जो है ये बहुत छोटा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं सिंपल यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए की पावर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा एज कम्पेयर टू एक्स की पावर 4 या कुछ भी। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से ए की पावर 4 बिल्कुल उड़ा सकते हैं। अब हम जानते हैं फिजिक्स में हमें कुछ उड़ाने मिलता है हम जल्दी उड़ाते हैं उनसे, हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और हम जानते हैं एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 2p अपॉन p, यहाँ पे भाई क्या है, डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, इसी तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो एक तरीके से और भी वो बनाता है, हमारा क्या कहते हैं, एक पॉइंट पर हम और निकाल सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, आपने वो भी देखा होगा बुक में अपनी, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं और फिर हमारी क्लास हम खत्म करते हैं। चलिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ट्राइंगल ही बना लिया थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और बेसिकली डाइपोल क्या था, नहीं काम करते हैं, इसको नहीं बनाया मैंने, कन्फ्यूजन हो जाएगी, थोड़ा सा आसानी के लिए इस तरीके से हमने एक लाइन बना ली, इस तरीके से लाइन बनाएगी, और ये डाइपोल है, याद रखिएगा। डिस्टेंस बड़ी बनाई है मैंने, डिस्टेंस इतनी बड़ी होती नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे भी एक चार्ज है और यहाँ पे भी एक चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, बीच की डिस्टेंस वही हमारी पुरानी वाली 2a है। अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस तरीके से बीच में एक पॉइंट है उस पर निकालनी है। अच्छा, बीच के पॉइंट पे निकालनी है, और देखने पे ऊपर जगह नहीं है भाई, ऊपर जगह नहीं है तो ऊपर लिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर जरूरत पड़ेगी अभी हमें, ऊपर अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब आते हैं इधर, हमें जगह खूब मिल चुकी है। चलिए, अब देखिए, हम जानते हैं ये माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है बेसिकली सेम डिस्टेंस पे होते हैं, इस चार्ज से भी इस तरीके से बड़ी उससे बनानी पड़ रही है,
और ये डिस्टेंस में मान ली ये डिस्टेंस और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है दोनों। इस तरीके से। और मैंने क्या करा, बीच में एक लाइन बनाई इस तरीके से, जो आपके सेंटर ऑफ सीधी लाइन में बना दी, आर से टच होते हैं। ये जो बीच में है ये सेंटर ऑफ, ये ओ है, सेंटर ऑफ डाइपोल, और ये बीच की डिस्टेंस आर है, तो ये मैं जानती हूँ पूरी 2 है, तो ये ए रह जाएगी। और ये हमने पॉइंट का नाम रखा है पी। अगर ये पी है तो मैं जानता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने बहुत छोटे क्लास में पढ़ी थी, ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू माइनस, अब मैं जानता हूँ प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से इसकी वजह से आएगी। अरे अच्छा, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, इसकी वजह से इसकी फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। हमने इसकी फील्ड की डायरेक्शन का नाम रखा, कलर चेंज करा तो हुआ, हमने इसकी फील्ड के डायरेक्शन को नाम रखा हमने प्लस क्यू वाले, इसकी वजह से रखा हमने नाम E1, और इसके वाले का रखा हमने E2। अब हम जानते हैं इसका रिजल्ट इस डायरेक्शन में आएगा तो अलग चीज़ है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हमने इस तरीके से E1 E2। अब हम जानते हैं ये बात बहुत अच्छे से कि हमने छोटे 11वीं क्लास में हमने कंपोनेंट करना सीखे हैं। E1 एक वेक्टर क्वांटिटी है, E2 भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये एंगल दोनों सेम होते हैं ट्यूटोरियल में। और दूसरी चीज़, अगर मैं जानता हूँ कि अगर ये E1 एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे दो रेक्टेंगुलर उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो हम जानते हैं कि अगर ये E1 है तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और एक बात तो याद रखना, अगर ये थीटा है ये थीटा है तो ये एंगल भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये 2 थीटा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, कितना हो जाएगा ये 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे ना लिख के इसको लिख रहा हूँ, ये 2 थीटा होगा। और अगर ये 2 थीटा है तो E1 की अगर मैं बात करूँ तो E1 के पहले दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। एक पहले बनेगा इस डायरेक्शन में, गलत क्यों बन रहा है, अरे एक बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे रहने दो, ऐसे बना लेते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। एक बनेगा एक बनेगा इस डायरेक्शन में, और एक बनेगा इस डायरेक्शन में। एक दोनों नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, हम इतना जानते हैं। और अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा था तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा थीटा में बढ़ जाएगा, ये भी थीटा। तो हम जानते हैं ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, E1 sin थीटा। ऐसे होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले E2 के करूँ, ये भी दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। एक कंपोनेंट, अच्छा आपको पता है जो एंगल वाला साथ होता है वो cos थीटा, ये वाला sin थीटा। तो अगर मैं E2 के साथ में करूँ तो देखो E2 के साथ में ये वाला क्या होगा, E2 sin थीटा, और ये वाला क्या होगा, E2 cos थीटा। अच्छा ये वाला नहीं, सॉरी, इसका दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो भी इसी उसमें आएगा, मतलब इसी इसमें दो कंपोनेंट आ जाएंगे, E2 cos थीटा। मैं जानता हूँ क्योंकि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको हाईलाइट करने की थोड़ा इधर दिखा दूँ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट माइनस क्यू और ये पॉइंट प्लस क्यू, दोनों पॉइंट से क्योंकि बराबर के डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, जो ई होगा दोनों का, वो बराबर ही आ रहा होगा, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब बराबर होगा तो इसके साइन कंपोनेंट भी तो सेम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इधर इधर, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। और क्योंकि ये दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 2E1 cos थीटा आएगी, सिंपल। अरे आएगी नहीं आएगी, बाकी मैंने स्टेटमेंट से समझा रहा हूँ आपको। तो 2E1 cos थीटा आएगी, और E1 में निकाल लेता हूँ यहाँ पे, E1 कितना आएगा हमारा, E1 कितना आएगा हमारा, E1 कहाँ से निकलेगा, E1 हम जानते हैं फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखिए आर लेना है तो पॉइंट से बीच की दूरी अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आना चाहिए, है ना। अब क्या करना है हमें, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब निकालना है हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा हम जानते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, और बी क्या है ये आपका ये ए, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालूँ छोटा सा, तो बी है आपका, बी क्या है ए, और एच क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हम जानते हैं इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो आप इसके नीचे आ जाएगी 2/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये ए है, थोड़ा सा क्यू जैसा लग रहा है तो सही से बना देता हूँ मैं, ए, हाँ इस तरीके से। अब देखिए होने वाला है हमारा लगभग, तो क्यू ए अपॉन, इसको मिल सकता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, और अंडर रूट की पावर तो 1/2 होती है, तो हम जानते हैं कि 1 + 1/2 कितना होगा, यार सुनने में 3/2 आ जाएगी पावर, है ना, बेस सेम पावर ऐड। तो अब आते हैं आगे, चलिए अब देखिए हम जानते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी सी, कि इस 2 की अगर मैं ये 2 और ए को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लूँ, तो Q2A/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वापस ये थोड़ा सा ये उसके फॉर्म में बन गया, Q2A क्या होता है हम जानते हैं, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस तरीके से होता है। तो ये आपका जो आया है, ये टोटल इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ई नेट हम कह सकते हैं, वो जो होगी वो टोटल यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ई वेक्टर वो यही होगी, पी अपॉन, यहाँ पे इसको इस तरीके से ना लिख के थोड़ा सा इधर हाथ लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी वेक्टर भी लगा लेते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। चलिए हाँ यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, चलिए तो ये हमारा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे कितनी होगी, हमने ये यहाँ पे इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। यहाँ पे भी हम चाहें तो वही लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, क्योंकि वही छोटी क्वांटिटी होगी, डाइपोल तो वही है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर छोटी क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पे हम आर की पावर 3 भी लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं अगर चाहें तो, कि ए की पावर जब ए स्क्वायर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ए स्क्वायर इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो इस तरीके से यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि ए स्क्वायर तो पावर ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे हो जाएगी आर, ले जाएगा आपका ये आपका 3/2, और यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा, तो ये आपका एक दूसरा एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इस तरीके से, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जो भी आपकी क्वेरी होगी पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। चलिए बाय।